हेलो एवरीवन, वेलकम इन आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से सेंटेंस के जो कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया, लिंकिंग वर्ब के बारे में बताया, मेन वर्ब के बारे में बताया। तो इस तरीके से आज अपन उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आई होप कि आपने जो कल मैंने आपको जो पढ़ाया था उसको आपने घर पे रिवाइज भी किया अच्छे से, उसकी सभी जो डेफिनेशन वगैरह वो आपने लर्न कर ली होगी। तो चलिए आज अपन बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिंदी में जिसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। ऑब्जेक्ट के बारे में जानना इसलिए जरूरी है, मैं पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करने से पहले या एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने से पहले आपको मैं ऑब्जेक्ट के बारे में क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन आपको बताता हूं मैं। क्योंकि आपको पता होगा कि एक्टिव से जब पैसिव में बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना होता है और जो सब्जेक्ट होता है उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं होगा कि भाई ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसकी पहचान क्या है, तो उसके बगैर हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। इसीलिए हम इस क्लास में सबसे पहले क्या देखेंगे कि किस प्रकार से एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट है वो बनाए। लेकिन उससे पहले हमें समझना जरूरी है कि भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो होता क्या है। चलिए तो देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे मैं बताता हूं, कोई एक सेंटेंस लिखता हूं मैं। सीता इज अ गर्ल, या गर्ल की जगह मैं और थोड़ा सेंटेंस सीधा कर देता हूं, डॉक्टर कर देता हूं, क्योंकि नेम से पता चलता है कि सीता डॉक्टर। ये सिंपल सा सेंटेंसेस है। ओके, दूसरा एक और सेंटेंस में लिखता हूं। इन दो सेंटेंस में आप डिफरेंस करते हुए पहचान जाओगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। दूसरा मैंने लिखा सीता sang a sweet song। सीता sang a sweet song। ओके, अब देखिए दोनों सेंटेंस में आपको मैं बताता हूं, आप अपने हिसाब से पहले थोड़ा सा गेस कीजिए कि पहला जो सेंटेंस है इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। आपके हिसाब से पहला जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा और दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होगा? जल्दी से थोड़ा अनुमान लगाइए आप लोग थोड़ा हिसाब से। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि पहला जो सेंटेंस है इसमें मैं आपको बताता हूं, आपके हिसाब से सभी लोगों ने लगभग आपका यही आंसर होगा कि डॉक्टर इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपके हिसाब से जो डॉक्टर वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं कहता हूं इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। दूसरा जो सेंटेंस है सीता सिंग ए स्वीट सॉन्ग, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, स्वीट सॉन्ग क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन क्यों हुआ दोनों में, आखिर एक डॉक्टर है वो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, बल्कि एक स्वीट सॉन्ग है वो उसमें ऑब्जेक्ट हो रहा है? दोनों देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। तो इसका सीधा सा है कि हम क्या करेंगे कि सेंटेंस की जो मेन वर्ब है, सेंटेंस की जो क्या है, मेन वर्ब है, इसकी मेन वर्ब कौन सी है, ये रही सिंग। ओके, तो जो मेन वर्ब है उससे हम क्या करेंगे, दो बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। ऐसे मान लो कि जो मेन वर्ब होती है हम उसका क्या पकड़ेंगे, कान पकड़ेंगे, और कान पकड़ के उससे क्या पूछेंगे, दो क्वेश्चन पूछेंगे। वो जो आंसर देगी वही वाक्य क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि जैसे मेन वर्ब, उससे हमने क्या पूछे, दो क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट और होम का। एक नंबर बात, ये पहला जो रूल है ऑब्जेक्ट को पता करने का, आपके लेवल के 10th के लेवल के आप इसी तरीके से आराम से किसी के अंदर भी क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट पहचान सकते हो। बहुत इजी सा तरीका है कि जो मेन वर्ब होती है उससे हम क्या करेंगे, दो क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाट और होम का। तो जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये जैसे ऑब्जेक्ट क्या करेगा, क्या कौन सा होगा, व्हाट और होम का आंसर आने पे जो क्या होता है हमें आंसर मिलता है जो, वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एक नंबर बात, ये पहली जो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको इस तरीके से इसका क्या करना, ऑब्जेक्ट ढूंढना है कि जो मेन वर्ब है वो क्या, दो क्वेश्चन पूछने पे आंसर दे रही है, वो क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो पहला है सीता सिंग अ स्वीट सॉन्ग, इसकी मेन वर्ब क्या है सेंटेंस की, सेंग। सेंग यानी गाया। ठीक है, तो गाया से हमने प्रश्न पूछा, क्वेश्चन पूछा कि सीता ने एक स्वीट सॉन्ग गाया, ने गाना गाया, तो क्या गाया, गाना गाया। क्या गाया, गाना। क्या का आंसर आ रहा है ना, किसको गाया इसका नहीं आ रहा है, इसमें एक ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ए स्वीट सॉन्ग इसका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरी शर्त ये रहती है कि कभी भी
जो सब्जेक्ट और जो क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों कभी क्या नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते हैं, वो इक्वल नहीं होने चाहिए। इसमें देखिए मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ढूंढना, हमने पहले क्वेश्चन पूछेंगे, फिर जो आंसर आया उसमें देखेंगे कि कहीं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही तो नहीं है ना, ये भी हमें क्या करनी है, पहचाने करनी है। ये दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो अब मैंने जो आपको दो तरीके बताए हैं उस तरीके से इन सेंटेंस में ढूंढ के देखते हैं। पहला देखिए, सीता इज ए डॉक्टर, सीता एक डॉक्टर है। तो चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, सीता क्या है, डॉक्टर है। ऑब्जेक्ट आ रहा है मान लो ये आपके इस रूल से, तो लेकिन इसको दूसरा रूल भी अपने को अप्लाई करना है कि क्या होता है कि कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही कोई व्यक्ति या जो वस्तु है वो नहीं हो सकते। तो वो है या नहीं है, देखिए सीता कौन है, डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है, सीता है। कितने लोग हैं, एक ही हुए ना, इसका मतलब तो दोनों सेम ही है, इसका मतलब क्या नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया। दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। इसका आंसर आप देखो, मैनुअल से मैंने पूछा, क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा, वो टोरे होम का। वोट का क्वेश्चन पूछा कि सीता सिंह ये सॉन्ग, सीता ने एक गाना गाया, तो क्या गाया, गाना गाया। ठीक है, पहला रूल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा भी देख लेते हैं कि दूसरा रूल भी अप्लाई होते हैं। दूसरे में क्या है कि कहीं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम तो नहीं है ना। तो देखिए ये सीता है और ऑब्जेक्ट कौन है, स्वीट सॉन्ग। तो क्या सीता ही स्वीट सॉन्ग है क्या, नहीं है, स्वीट सॉन्ग अलग चीज है और स्वीट सॉन्ग क्या नहीं है, सीता नहीं है। दो ये अलग अलग चीजें हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी पहली सीधी सी पहचान कि आप किस तरीके से किसी वाक्य के अंदर क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को ढूंढे सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से आपको बताता हूं, आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है कि हम क्या करेंगे, मैन वर्ब से जो वाक्य सेंटेंस में मैन वर्ब होगी उससे क्वेश्चन पूछेंगे किसका, व्हाट और होम का। जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप वो सब चीजें छोड़ें कि काम के करने वाला जो कर्ता होता है उसके द्वारा की गई क्रिया का जिस पे प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इतनी लंबी चौड़ी आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान रखो कि मैन वर्ब से हम केवल दो क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सा, व्हाट और होम का। उसका जो आंसर देगी ये मैन वर्ब वही क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर अपन उसमें देख लेंगे कि कहीं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम तो नहीं है ना, अगर वो अलग अलग है तो ही वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो लिख लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से इसको नोट कीजिए। कुछ एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ उसके बाद, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए और ध्यान रखना आपकी जो ग्रामर की जो नोटबुक है उसके अंदर आपको लिखना है। क्लास के अंदर आपकी नोटबुक है, जब क्लासेस रेगुलर लगने लग जाएगी स्कूल के अंदर तो उस समय आपकी जो नोटबुक है वो चेक होगी, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से अपने जो आपका है उसमें लिखते जाए कॉपी के अंदर। कुछ एग्जाम्पल और लिखता हूँ मैं इसी के ही, फटाफट आपको पहचानने अब कि इसके ऑब्जेक्ट कौन से हैं। मैंने आपको ऑब्जेक्ट पहचानने के तरीके बताए हैं, अब अपने हिसाब से आप क्या करोगे, इसको ढूंढने की कोशिश करोगे। जैसे मैंने लिखा, he wrote a letter, my uncle gifted me a वॉच। चलिए दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इनके अंदर आप लोग अपने हिसाब से क्या ढूंढिए, इसका ऑब्जेक्ट है वो ढूंढिए। पहला, ही रोट अ लेटर, तो मैंने आपको बताया इसका ऑब्जेक्ट ढूंढना है हमें, तो क्या करेंगे, ये नहीं कि जो लास्ट में होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ये वो जो तरीके थे आप छोटी क्लासेस में करते आए थे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट में वही ऑब्जेक्ट होता होगा। ठीक है, तो इसका मैंने आपको जो तरीके बताए हैं उससे पहचानो आप लोग कि जो मैन वर्ब है वो हम उससे क्या करेंगे, दो क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए इसमें मैन वर्ब कौन सी है, रोट यानी लिखा, तो देखिए रोट यानी लिखना, तो ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो क्या लिखा, वोट का आंसर आ रहा है, क्या लिखा है, एक पत्र लिखा। तो ये क्या हो जाता है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब इसको कंफर्म करते हैं दूसरी वाली बात से कि भैया ऑब्जेक्ट है या नहीं है। कई बार पीछे लिखा होगा, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हो गया, क्या क्या आंसर आने वाले थे। तो देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो मुझे बताइए ही और लेटर सेम है क्या, नहीं है, लेटर एक अलग चीज है, ये ही एक प्रोनाउन है, तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, दूसरा सेंटेंस, माई अंकल गिफ्टेड मी ए वॉच, मेरे अंकल ने मुझे क्या गिफ्ट की, एक वॉच गिफ्ट की। मेरे अंकल ने मुझे क्या गिफ्ट की, एक वॉच गिफ्ट की। तो चलिए इसका भी ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं अपन, आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने आपको ये दो तरीके बताए इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट ढूंढिए। पहला क्वेश्चन पूछते हैं, क्या गिफ्ट किया, ए वॉच, आंसर आ रहा है, किसको गिफ्ट की, मी यानी मुझे, दोनों का आंसर आ रहा है। इसका मतलब इस वाक्य में कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है
और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर दोनों का आंसर आ रहा है वो तो रूम का, इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट है। अगर दोनों में से किसी एक का आंसर आ रहा है इसका मतलब क्या, इसमें एक ऑब्जेक्ट है। अब देखिए मैंने बताया आपको, मिला लीजिए कि माई अंकल और मी सेम थोड़ी है, नहीं है। माई अंकल और वो सेम थोड़ी है, नहीं है। इसका मतलब दोनों ही क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। अब जब एक सेंटेंस के अंदर जब दो ऑब्जेक्ट हो तो उनका क्लासिफिकेशन करते हैं अपन ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट है वो दो प्रकार के होते हैं, इसका मतलब हमने अभी देखा, दो प्रकार के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। कैसे, एक ये रहा और एक ये रहा। इसके दोनों के नाम बताता हूं मैं आपको। पहला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब होगा, तो इसके बारे में आपको बताता हूं कि जब सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो, जैसे अपन इसमें है, जब सेंटेंस में क्या हो, एक ही ऑब्जेक्ट हो, तब क्या होगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। तब वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि क्लासिफिकेशन कहां होता है, वहां होता है जहां एक से ज्यादा हो। ठीक है, छोटे भैया और बड़े भैया कब कहते हैं, जब भैया कितने हो, एक से ज्यादा हो। जब एक ही भैया है तो उसको ऐसा नहीं कहोगे बड़े भैया छोटे भैया, नहीं ना। तो वही बात सेम इसमें है, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, वो डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट होगा, उसका क्लासिफिकेशन नहीं होता है। वर्गीकरण कहां होता है, जहां पे क्या होता हो, एक से ज्यादा हो। तो इसलिए कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वाक्य में कितना ऑब्जेक्ट है, एक ही है। लेकिन अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे, जो निर्जीव हो, नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जिसका जो क्या नहीं हो, सजीव नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जो लिविंग थिंग्स होती है, अगर लिविंग थिंग की बात करें अपन, लिविंग थिंग जो होती है जिसमें क्या है, सजीव जो हो, उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो चलिए पहचानिए इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, देखिए रे मी और ये वॉच। तो मुझे बताइए मी कौन सा ऑब्जेक्ट है, मी कौन सा ऑब्जेक्ट है आपके हिसाब से, नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है, सजीव है निर्जीव है, मी क्या होगा, लिविंग है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ए वॉच, ए वॉच क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। शॉर्ट में इनको कहते हैं आईओ यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डीओ का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब अपन एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो आपको पता होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट बनाया जाता है। तब हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, आगे लेकर के सब्जेक्ट बना सकते हैं। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखिए फटाफट, पूरा का पूरा उतार लीजिए बोर्ड पे जो वर्क लिखा है, जल्दी उतारिए। जल्दी लिखिए। आप लोग वीडियो को है बीच में पॉज करके भी आप इसको क्या कर सकते हो, पूरा बोर्ड, इसलिए मैं पूरा साइड में होकर के आपको पूरा बोर्ड दिखाता हूं, ताकि आप लोग अपनी कॉपी में पूरे बोर्ड पे जो लिखी हुई बात है उसको पॉज करके आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपने जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसी भी जो सेंटेंस होते हैं उनके। क्योंकि आपको पता होगा पार्ट ऑफ स्पीच, यानी जब स्पीच करते हैं, बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं। और सेंटेंस को है हम क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हमें क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ओके, अब एक ऐसी और बात आपको पता होनी चाहिए सेंटेंस के बारे में, जिसमें आप कई बार बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, या मान लो ऐसे बार बार जो क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, वो मैं जनरली आपको क्या कर रहा हूं, पहले ही बता देता हूं। उसके बाद अपन आगे जो मेन टॉपिक है उस पर चलते रहेंगे। वो है कि आपने नाम सुने होंगे, एक होता है सेंटेंस, एक होती है फ्रेज, और एक होती है क्लॉज। तीन चीजें आपने सुनी है, हिंदी में इनको कहते हैं वाक्य, वाक्यांश और उपवाक्य। ठीक है,
तीनों में क्या अंतर होता है ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि ये कई वर्ड आपने सुने भी होंगे, नहीं भी सुने होंगे। ज्यादातर सेंटेंस क्या सुनते हो, ये दो वर्ड आपके लिए नए हो सकते हैं, लेकिन ये होने बहुत जरूरी है, आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आखिर फ्रेज और क्लोज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। तीनों में अगर आपको डिफरेंस पता होगा, तीनों में अंतर जब पता होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, किसी चीज को अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस की। ओके, सेंटेंस की मैंने आपको डेफिनेशन बताई। क्या होती है डेफिनेशन, कि कोई भी जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, देखिए सेंटेंस क्या होता है, इसकी मैं डेफिनेशन थोड़ा ऊपर लिख देता हूं यहां पे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग। एक जो सेंटेंस होता है वो एक शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसके अंदर क्या होता है, अपना खुद का क्या होता है, पूरा मीनिंग होता है। उसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे क्या नहीं होता है, डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। एक सेंटेंस को बनाने के लिए जो एसेंशियल चीज होती है, एक सेंटेंस के अंदर कम से कम क्या होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ऐसी क्या होनी चाहिए, उसकी वर्ब होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है। अगर आप लोग बना देते हो, कई बार होता है कि आप सेंटेंस बना के लाते हो तो अगर सर थोड़ी सी तो गलती है, इसमें गलती निकाल दी आपने, उसका रीजन ये होता है कि आप कई बार सेंटेंस तो बहुत लंबा चौड़ा लिख देते हो लेकिन उसमें वर्ब कहीं यूज ही नहीं करते हो, या फिर कई बार वर्ब का यूज हो गया लेकिन उसमें सेंटेंस सब्जेक्ट आपने लिखा। हालांकि सब्जेक्ट कई बार अंडरस्टूड रहता है। जैसे मान लो एक छोटा सा सेंटेंस बोलता हूं, कई बार हम बोलते ओके, ओके भी क्या है, अपने आप में एक सेंटेंस है, क्योंकि हम उसको अगर पूरा बोलेंगे इट्स ओके, ये पूरा सेंटेंस क्या एक्चुअल में इट्स ओके। तो इट इज, इसके क्या, इट क्या हुआ, इसका सब्जेक्ट हो जाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं उसको, और इज क्या है, उसकी वर्ब हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, कोई भी सेंटेंस अपन बोलते हैं, कई बार हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो लेकिन उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी क्या है, बहुत जरूरी है। तो देखिए सेंटेंस क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ कंप्लीट मीनिंग, उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसका अर्थ पूरा होना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज क्या चीज होती है, फ्रेज जो है वो भी क्या होता है, फ्रेज आल्सो क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज के अंदर भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, बट विदाउट कंप्लीट मीनिंग। लेकिन उसके पास क्या होता है, अपना क्या नहीं होता है, वो अर्थ पूरा नहीं करती है। दूसरी बात, इट हैज नॉट it has not his own subject and verb। इसके पास अपनी खुद की क्या नहीं होती है, कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। ज्यादातर आप लोग ये सेंटेंस बोलते भी आए होंगे, जैसे अपन लिखते हैं ना, इन द इवनिंग, ऑन द रोड, इस तरह से कोई भी सेंटेंस अपन देखते हैं, आपने लिखा होगा, देखा होगा, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसके पास क्या है, अपना खुद का सब्जेक्ट नहीं है और ना ही क्या है, इसकी अपनी खुद की वर्ब है। दूसरी बात, ये अपना अर्थ पूरा नहीं करते हैं। इन द इवनिंग केवल अपने शाम को, अब क्या शाम को, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाक्य आगे और कुछ दूसरा ऐड करना पड़ेगा, तभी वो क्या बनता है, तब वो सेंटेंस बनता है। इसका मतलब जो फ्रेजेस होती है वो क्या हो जाती है, सेंटेंस का मतलब एक तरीके से कहें पार्ट तो होती है, लेकिन वो खुद अपने आप में, उनके पास खुद की क्या नहीं होती है, सब्जेक्ट नहीं होता है और ना ही अपनी खुद की क्या होती है, वर्ब होती है। ओके, ये दो। अब तीसरी बात करते हैं अपन, वो मैंने आपको बताया कौन सा, क्लॉज का। क्लॉज आपके वैसे 10th के सिलेबस में भी ध्यान रखना, सेंटेंस क्लॉज ये सब आपके सिलेबस की चीजें हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि आप लोग डायरेक्टली क्लोज के जो पार्ट्स है वो पढ़ने लग जाते हो, या क्लोज के यूजेस है वो पढ़ने लग जाते हो, लेकिन एक्चुअली क्लोज है क्या चीज, जब वही आपको अगर पता नहीं होगा तो आप फिर किस तरीके से है उसको सॉल्यूशन है वो प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, जब युद्ध में जाते हैं, जब अपने को पता ही नहीं है कि भाई ये तलवार है, ये भाला है, ये ब्रह्मास्त्र है, अगर मान लो जैसे मान लो राम जी को पता नहीं होता कि भाई ये ब्रह्मास्त्र है, तो वो इस तरीके से अगर यूज
करते कैसे, इसलिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि आखिर इसलिए होती क्या है, इनका हमें पहले इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, आगे उसका सॉल्यूशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्लोज के बारे में बात करते हैं। क्लोज क्या होता है, देखिए क्लोज है, क्लोज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लोज है, उसके पास खुद के पास क्या होती है अपनी एक सॉरी क्लोज है वो भी क्या है, सेंटेंस का पार्ट होता है, और इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। उसके पास क्या होती है अपनी खुद की है, क्या देखिए फ्रेज में क्या नहीं होता है, इतना ही अंतर है दोनों में। ये भी ग्रुप ऑफ क्या होता है, वर्ड्स होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। आप लोग तीनों में कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन कंफ्यूज की जरूरत नहीं है कि पहला सेंटेंस होगा ना, उसके पास अपनी खुद की सब्जेक्ट और वर्ब भी होगी, लेकिन उसका अर्थ भी क्या होगा, पूरा होगा। ठीक है, दूसरे में क्या होता है कि फ्रेज होती है वो भी क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, लेकिन उसका क्या नहीं होता है, मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, और ना ही उसके पास क्या होती है अपनी खुद की सब्जेक्ट और वर्ब होती है, वो भी नहीं होता। तीसरी बात करें अपनी क्लोज की, ठीक है, और क्लोज भी क्या नहीं होती, कभी अकेले नहीं आती है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये भी क्या होती है कि अब जो सेंटेंस का जो अदर पार्ट होता है उस पर डिपेंड करता है, यानी क्लोज भी कभी क्या अकेली नहीं आती, हालांकि उसके पास क्या होता है अपना खुद का सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है, लेकिन कभी भी क्लोज क्या नहीं आ सकती, अकेली नहीं आ सकती। ठीक है, जैसे मैं इसका एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं, एक एग्जांपल लिखता हूं, दिस इज द होटल वेयर माई अंकल stayed last night। अब देखिए ये जो है सेंटेंस है क्लोज का, मैं आपको बताता हूं क्लोज क्या चीज होती है कि दिस इज द होटल, अब वेयर माई अंकल स्टेड, वेयर माई अंकल स्टेड लास्ट नाइट। इसमें देखिए अब ये जो है ना, वेयर माई अंकल स्टेड लास्ट नाइट, ये पूरे क्या है, एक क्लोज है, और दिस इज द होटल एक दूसरी क्लोज है, दो इसमें क्लोजेज है, दो क्लोज होगी। आप ध्यान रखना कभी भी वेयर माई अंकल स्टेड लास्ट नाइट, ये भी एक क्लोज है और ये भी एक क्लोज है, दोनों को अपना अर्थ पूरा करने के लिए क्या आना पड़ेगा, साथ में आना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई इसकी, तो देखिए वेयर माई अंकल स्टेड, ये रहा माई अंकल, इसका सब्जेक्ट मैंने कहा, इसमें क्या होता है अपना खुद का एक सब्जेक्ट होता है, और ये इसकी क्या रही खुद की वर्ब रही, तो ये इसका क्या है, सब्जेक्ट है, और ये इसकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। ठीक है, ये कभी भी क्या नहीं आते हैं, बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कोई क्लोज नहीं होती है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, अपना खुद का एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक अपनी वर्ब उसके पास होनी चाहिए। फ्रेज के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, उसका थोड़ा मीनिंग तो निकलता है, लेकिन कंप्लीट सेंस वो नहीं देती है। ठीक है, इसका भी क्या नहीं निकलता है, अकेली का कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। जैसे मान लो मैं इसको हटा दूं एक बार, वेयर माई अंकल स्टेड लास्ट नाइट, जहां मेरे अंकल पिछली रात्रि को रुके, क्या सेंटेंस का अर्थ नहीं है ना पूरा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी इसको दिस इज द होटल, अब अगर ये इतना लिख के छोड़ दे तब भी आपको पता होगा कि पूरा मीनिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये होती है तीनों में डिफरेंस, सेंटेंस, फ्रेज और क्लोज। फटाफट लिखिए इसको, जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। लिखने के साथ साथ आप लोग इसको लर्न भी करें, क्योंकि लर्न करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग उसको लर्न नहीं करोगे, केवल एक बार मान लो वीडियो देख के छोड़ दिया, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो बाद में आपको फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अपनी नोटबुक में साथ में आप लिखते जाएं, और जैसे ही कुछ डाउट्स आपको हो तो आप लोग कमेंट करके जो है ग्रुप आपको दिया जाता है, उस ग्रुप के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और जो आपको मोबाइल नंबर भी ग्रुप के अंदर है, आप मुझे कॉल करके मुझे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, जल्दी से लिखिए इसको।
चलिए ये तो हुई बेसिक चीजें अपनी। अब अपन शुरू करते हैं आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए जो ये क्लोज है, ये सब चीजें यहाँ पे आपको पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ेगी कि बताइए इसमें नाउन क्लोज कौन सी है, ठीक है, एडजेक्टिव क्लोज कौन सी है, एडवर्ब क्लोज कौन सी है। लेकिन जब आपको पता होगा कि ये नाउन होता है, ये एडवर्ब होती है, एडजेक्टिव होता है, तभी आप क्या कर सकते हो, उसको पहचाने सकते हो। बिल्कुल एकदम से आपको क्रम वाइज, सीक्वेंस वाइज क्या दिए जाएंगे, जो वीडियोज है वो आदर्श की तरफ से दिए जा रहे हैं, आपको उसको अच्छे से क्या करना है, इसका फायदा है वो उठाना है। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। आप लोग इनको रिवाइज करते रहे साथ साथ में, और कोई भी डाउट्स हो वो आप लोग, आपके पास बुक्स भी होगी, उनसे थोड़ा कंसल्ट भी करें, बुक से एग्जांपल्स और भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगला अपना जो टॉपिक है उसकी, वो है नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले जो आता है वो होता है नाउन। ठीक है, नाउन के बारे में आप लगभग सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड से आप सुनते आ रहे होंगे कि भाई नाउन संज्ञा होती है, जो किसी का काम को करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाम जो होता है किसी का, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को क्या कहता है, संज्ञा कहा जाता है। लेकिन ये सब चीजें बहुत छोटे लेवल की है। इस तरीके से अगर आप नाउन को पढ़ते रहोगे तो कभी क्या नहीं होगा, आपके क्लियर नहीं होगा। मैं आपको सीधा सा बताता हूं, एक इसकी डेफिनेशन देता हूं मैं आपको। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, मैं अगर आपसे पूछूं शॉर्ट में, अगर कि जो डेफिनेशन होनी चाहिए इसकी वो क्या होनी चाहिए, तो आप लोग केवल इतनी याद करें, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। दैट्स सिंपल। नेमिंग वर्ड, नाम किसी का भी हो, जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये डस्टर है, मार्कर है, ठीक है, आपका नाम किसी का मोहन श्याम है, किसी का नाम मान लो प्रियंका है, पूजा है, किसी का भी नाम, पेन, रूम, इस तरीके से सभी का नाम है। और जो नाम होते हैं वो सब क्या होते हैं, नाउने होते हैं। दैट्स ऑल, सीधा सा है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जो भी नेमिंग वर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब आपको अलग अलग लर्न करने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हिंदी में परिभाषाएं होती है। आपको क्या करना है, नेमिंग वर्ड्स, नाम किसी का भी हो, नाम तो किसी ना कुछ तो कहते ही हैं, ये तो है कि बिना नाम है। जैसे मान लो दुख है तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, सीधी सी बात है। खुशी है तो किसी चीज का नाम तो है ना, खुशी। ईमानदारी है, ईमानदारी क्या है, सीधी बात है, तो ऑनेस्टी, तो वो सब क्या हो गई, नाउन हो गई। ठीक है, ऐसे मान लो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, गाड़ी है, बाइक है, स्कूल है, ठीक है, दिल्ली है, जयपुर है, राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या हो गए, इसके एग्जांपल्स होते हैं। जिसके अंदर मान लो अपन कुछ एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। जैसे सबसे पहले आप लोग ये बहुत बार पढ़े होंगे, दिल्ली, ये सब क्या है, नेम है। ओके, टेबल है, मार्कर है, मार्कर आज में साइलेंट रहेगा, ठीक है, टेबल, मार्कर, ठीक है, कंप्यूटर, ओके, और जो बोर्ड है, इस तरीके से कोई भी आप क्या कर सकते हो, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नाउन है वो कहलाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ए नाउन की ओर। ठीक है, जो कि अपन क्या देखेंगे, अपनी जो अगली जो क्लास होगी उसके अंदर देखेंगे। आप लोग इसको जरूर, इसको मतलब घर पे प्रैक्टिस करें। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप वीडियो कमेंट करके आप क्या कर सकते हो, इसके जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त कर सकते हो। कोई भी एग्जांपल आप करते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे बिल्कुल कॉल करके या अपने जो व्हाट्सएप नंबर आपके पास जो भी है उन पे आप क्या कर सकते हो, मुझसे संपर्क है वो कर सकते हो। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप योर स्टडी प्रोग्रेस।